Hi guys, I hope you are doing good. Only 20 days are left for the exams, and at this point, it is very important to understand about answer writing in exams. So, in this video, I am presenting you with the analysis of RCDNR certified copy of CS Professional June 23 attempt. The purpose of this video is to give you a in-depth understanding of what not to do when it comes to answer writing. So, without wasting any time, let's get started. तो एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में जो आंसर लिखा गया है और जो गाइडलाइन आंसर है उसको साथ में कंपेयर करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा गया है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसमें बोला था कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है विद पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड और इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना गया है। एंड अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर से, अप्रूवल भी मिल जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, बट बाद में क्या होता है, एक ईओजीएम कंडक्ट करी जाती है इस रेजोल्यूशन को कैंसिल करने के लिए, जिसमें रिलेटेड पार्टीज भी वोट करती है। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टीज भी वोट करती है। इसके बेसिस पे एक शेयर होल्डर जो है वो सेबी को कंप्लेन करता है कि ये चीज गलत है, ये वायलेशन है किसका, रेगुलेशन 23 का। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनलाइज करता है एक्सवाइजेड लिमिटेड को, और इसके बेसिस पे आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पहला ये पूछा गया था कि क्या कोई वायलेशन है इस मैटर में, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या सेबी का जो एक्शन है पैनलाइज करने का वो जस्टिफाइड है नहीं है, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड रेफर टू डिसाइडेड केस लॉ इफ एंड। तो ये चीज मॉड्यूल में नहीं दी गई है। ठीक है, अब क्योंकि सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा गया तो ये चीज समझ में आती है कि ये चीज मॉड्यूल में नहीं दी गई है, और इसका अगर आप आंसर भी यहाँ पर देखोगे, ये जो आंसर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये पूरा ही आंसर गलत है। ये पूरा आंसर क्या है, पूरा का पूरा आंसर जो है ये गलत है। तो इससे ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है, देखने पे कि आपको उस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है जिसको लेकर के आप श्योर नहीं हो, जो आपको प्रॉपर्ली नहीं आता है, आपको उससे स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, एक तो पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है, यहाँ पर मैंने ये चीज लिख करके रखी है कि आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए जो आपको नहीं आता है। ठीक है, इसके तीन रीजन है। ठीक है, एक तो रीजन जो मोस्टली दिया जाता है वो ये कि अगर आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो जो आपको आता है अच्छे से, तो एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, वो तो पॉइंट है ही, बट उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो जो आपको आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है स्टार्टिंग से थ्रू आउट द पेपर, राइट। प्लस स्टार्टिंग में आपका टाइम कम लगता है क्योंकि जो चीज आपको आती है आप वो जल्दी जल्दी लिख सकते हो। तो ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने हैं जब आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है और जिसको लेकर के आप श्योर हो कि यस इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें नहीं लिखनी। ठीक है, सो मोस्ट कॉन्फिडेंट टू लीस्ट कॉन्फिडेंट, जो आपके आंसर को अटेम्प्ट करने का ऑर्डर होगा वो होगा मोस्ट कॉन्फिडेंट टू लीस्ट कॉन्फिडेंट। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये पॉइंट जो है वो नोट डाउन करो। ठीक है, और ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंस एंड दूसरा जो टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लोगे अगर आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो। ठीक है, जो आपको आता है स्टार्टिंग में आप वो सारे क्वेश्चंस करते हो जो आपको आते हैं। यहाँ पर एक चीज आती है, ठीक है, वो ये कि अ, अगर हमको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, मतलब ये चीज काफी ज्यादा डिस्कस हुई है कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो अ, अगर आपको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि लेट से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका बी जो सब क्वेश्चन है वो, और जो डी है, ठीक है ना, ये दोनों जो है ये आपको आते हैं, और आपको सी जो है वो अच्छे से नहीं आता है, ए उतना अच्छे से नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इन सीक्वेंस आपको पेज छोड़ने पड़ेंगे, आपको वहां पे एक जजमेंट लेना पड़ेगा कि मेरे को कितने पेज छोड़ने हैं। ठीक है, इन केस आप नहीं ले पा रहे हो तो लाइक लीव फॉर द सेफर साइड 2 पेजेस। ठीक है, बिकॉज जनरली 2 पेजेस में आंसर जो है वो हो जाता है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट सेटिंग अ स्टैंडर्ड यहाँ पर। ठीक है, कि 2 पेजेस ही छोड़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं छोड़ने। ठीक है, ये 2 पेजेस तब आपको छोड़ने हैं जब आप कॉल नहीं ले पा रहे हो कि कितने पेजेस इस आंसर के लिए लगेंगे। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग अबाउट इट कि कितने पेज छोड़े कितने नहीं छोड़े, आप उस कंफ्यूजन में अ, अगर आ जाते हो, सिचुएशन में आ जाते हो जहां पर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो लीव 2 पेजेस, वहां पर आप 2 पेजेस छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आपने डाला, आपने 2 पेजेस छोड़े, देन आपने बी से स्टार्ट करा, राइट। देन सी के लिए आपने 2 पेजेस छोड़े, देन आपने डी से स्टार्ट करा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते चले जाते हो तो आपका क्या होगा, जो भी स्टार्टिंग का टाइम है उसमें वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं।
तो यू विल नॉट लूज मार्क्स उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप ए भी यहीं पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, सी भी स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या कि आपको सोच-सोच के लिखना पड़ेगा। आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस जो दूसरे क्वेश्चंस में से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको आते हैं, वो आपके छूट जाएँगे या वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे प्रॉपर्ली लिखने के लिए। तो प्लीज़ एन्श्योर दिस कि अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में भी कर रहे हो, तो आप पेज जो है वो छोड़ दो। ठीक है? तो ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। उस क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करो जो आपको नहीं आता है। ठीक है? पूरा ही आंसर जो है इन्होंने लिखा है ये गलत है, इसमें केस स्टडी लिखनी थी। अगर मैं गाइडलाइन आंसर पे आता हूँ इसके, तो गाइडलाइन आंसर में आप देखोगे यहाँ पर जो बी वाला है, ठीक है? इसके अंदर ये केस स्टडी दी है, सेबी वर्सेस आरटी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ये केस स्टडी जो है यहाँ पर डिस्कस करी गई है और पूरा केस स्टडी के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद में लास्ट में अगर आप कंक्लूजन देखते हो तो कंक्लूजन 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो उनका दोनों का कंक्लूजन दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है? सो फर्स्ट में लिखा कोई वायलेशन नहीं है XYZ लिमिटेड के पार्ट पे, और सेकंड में लिखा कि सेबी ने जो भी एक्शन लिया है पेनलाइज करने का XYZ लिमिटेड को विद अ फाइन ऑफ 35 लाख वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो प्रोविजन वाला पार्ट है वो तो गलत है। ये वाला जो पूरा पार्ट है इसमें 188 कोट करा गया, इसके अंदर रूल 15(1) जो है वो कोट करा गया, 15(2) कोट करा गया, बट इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है? तो यहाँ पे 0 दिया गया है। और उसके बाद में कंक्लूजन वाले पार्ट पे अगर आप आते हो, कंक्लूजन वाले पार्ट पे आप आओगे तो यहाँ नीचे लिखा है सेबी का एक्शन इज जस्टिफाइड। ठीक है? ये सेबी का एक्शन इज जस्टिफाइड जो लिखा है ये भी क्या है, गलत है। इसीलिए पूरे इसमें जो है 0 मार्क्स जो है वो दिए हैं। ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि लेट से आपने जो प्रोविजन डिस्कस करा वो आपका पूरा गलत है, बट जो कंक्लूजन आपने दिया, अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि सेबी का एक्शन इज नॉट जस्टिफाइड, तो कहीं न कहीं हो सकता था कि 1 मार्क्स जो है वो मिल जाए, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा कि जहाँ पर प्रोविजन गलत है बट कंक्लूजन सही है, वहाँ पे मार्क्स मिले हैं। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंक्लूजन ज़रूर आप लिख कर के आओ। ठीक है ना? इवन दो आप श्योर नहीं हो बट स्टिल राइट द कंक्लूजन, बिकॉज़ लेट्स से प्रोविजन आपका गलत है बट कंक्लूजन आपका सही है, तो कंक्लूजन के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है? तो जस्ट मेक श्योर ये 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट जो अभी तक हमको ध्यान में रखने हैं। पहली ये चीज़ कि उस क्वेश्चन से कभी स्टार्ट नहीं करना जो नहीं आता है प्रॉपर्ली। ठीक है? पहले वो वाले क्वेश्चन्स करने हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, जो नहीं आते हैं उनके लिए जगह छोड़ते चले जानी है, अगर सीक्वेंस में भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। एंड तीसरी चीज़, जो कंक्लूजन है वो ज़रूर लिख करके आना है, बिकॉज़ कंक्लूजन के मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद जो सेकंड मैं आता हूँ, ठीक है? सेकंड वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये अटेम्प्ट करा है इन्होंने फर्स्ट का जो ए वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए जो है वो डिपॉजिटर्स से रिलेटेड एक केस स्टडी थी। ये क्लास एक्शन सूट से रिलेटेड कि डिपॉजिटर्स के पास में क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो ये आपको एक केस स्टडी दी है फेडरल जिंक लिमिटेड की, ठीक है? जो लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है? उसने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं पब्लिक से। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो है वो 15 करोड़ है बाय 1500 डिपॉजिटर्स। तो आपको अमाउंट भी बताया है और नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स भी बताएं। ठीक है? इसमें से डिपॉजिट्स अमाउंटिंग टू 5 करोड़ बिलोंगिंग टू 125 डिपॉजिटर्स मैच्योर हो गए थे इन द मंथ ऑफ जून 22, लेकिन कंपनी ने इनका पेमेंट नहीं करा लिक्विडिटी इश्यूज के कारण। ठीक है? 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका है ड्यू डेट से, बट कंपनी ने अभी तक रीपेमेंट नहीं करा है डिपॉजिटर्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल है डिपॉजिटर्स को, रेफर टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ। इसमें ये चीज आपको बतानी थी। ठीक है? अगर यहाँ पर जो आंसर लिखा है मैं उस पे आता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना सबसे पहले क्लास एक्शन सूट के बारे में जो है थोड़ा-सा समझाया गया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैं आपसे क्लास एक्शन सूट के प्रोविजन पूछ रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे क्लास एक्शन सूट के प्रोविजंस पूछे गए, तो आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है। ठीक है? आपको सीधे प्रोविजन की बात करनी है। ठीक है? अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे सबसे पहले तो यहाँ लिखा है any person aggrieved whether it may be member, creditor, company itself or the depositors by an act of the company may file a representation suit in the court of tribunal for relief. ठीक है? ये चीज सबसे पहले लिखी गई एंड देन उसके बाद में नीचे लिखा गया in the above case, the depositors being aggrieved by the company as per Section 245 of Companies Act 2013, which is where a large group of persons is affected by similar offence for similar person. तो इस तरीके से जो है आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है आंसर की, बाय एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स। लेंथ जो है वो बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। तो जो चौथा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो ये कि डू नॉट राइट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन आंसर। आपको बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सीधे सीधे ये चीज लिखनी थी कि द रिकोर्स अवेलेबल टू द डिपॉजिटर इज क्लास एक्शन सूट, एंड देन उसके बाद उसके प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करने थे। एक और रिकोर्स अवेलेबल हो सकता है कि आप इंडिविजुअली भी जो है केस जो है वो फाइल कर सकते हो 73 के अकॉर्डिंग। ठीक है? जो डिपॉजिट्स का सेक्शन है, तो वो इसके अंदर लिखना था। स्टार्टिंग में जो इंट्रो लिखा गया है, इतना ज़्यादा इस तरीके से इसको एलाबोरेट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। प्लस ये कोई प्रोविज़न भी नहीं है, ठीक है ना? ये तो एक जनरल बात जो है वो लिखी गई है, इसीलिए आप देखोगे कि इस पे कोई मार्क्स नहीं मिले। ठीक है? 0 मार्क्स जो इस पे दिए गए। उसके बाद में जो इन्होंने यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखी है, ठीक है?
इसमें इन्होंने ये बताया कि कितने डिपॉजिटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स टू फाइल द क्लास एक्शन सूट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे कि पहले ही लिखा है कंपनी व्हिच हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, द डिपॉजिटर्स मे बाय वर्च्यू ऑफ क्राइटेरिया फुलफिल्ड दैट इज 1/5 ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स व्हिचएवर इज लोअर और द डिपॉजिटर ओइंग 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट मे ब्रॉट मे सॉट रिलीफ बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि बहुत ही क्लियर नहीं है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले लिख दिया कंपनी व्हिच हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, फिर लिख दिया द डिपॉजिटर मे बाय वर्च्यू ऑफ क्राइटेरिया। इसमें प्रॉपर्ली एक फ्लो नहीं है आंसर में, ठीक है। प्रॉपर फ्लो का मतलब कि इसमें सबसे पहले लाइन आनी थी कि कंपनी जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस केस में रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स आर एज फॉलोज, ठीक है, 1/5 या 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स व्हिचएवर इज लोअर और द डिपॉजिटर, यहाँ पर आप देखो लिखा है ओइंग 5%, ठीक है। इससे क्या लग रहा है कि डिपॉजिटर पैसा ओ करते हैं किसकी तरफ, कंपनी की तरफ नहीं, कंपनी पैसा ओ करती है किसकी तरफ, डिपॉजिटर की तरफ। तो द डिपॉजिटर्स टू हुम कंपनी ओज 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट, ये इस तरीके से आना था। तो यहाँ पे फ्रेमिंग इशू है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है फ्रेमिंग इशू, सेंटेंस फ्रेमिंग इशू। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लियर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, ठीक है, आपको ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जिनका मतलब क्लियरली निकल करके आना चाहिए। प्लस यहाँ पर एक और चीज जो मिसिंग है वो है कि कैलकुलेशन शो नहीं करा गया, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, लाइक 1500 का 5%, 75 और 100 विच एवर इज लोअर, राइट। तो वो जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से मिसिंग है। प्लस रूल 84 का भी मेंशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 245 भी लिखा गया है, 245 भी लिखा गया है, बट 245 के अंदर जो प्रोविजन, उस सेक्शन के अंदर जो बात लिखी है वो कहीं नहीं लिखी गई। 245 का बस एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया गया और क्लास एक्शन सूट समझा दिया गया, लेकिन 245 के अंदर जो मेन प्रोविजन है वो नहीं लिखा गया है, इसीलिए प्रोविजन के ऊपर 0 मार्क्स मिले हैं। ये जो इन्होंने शो करा इसके लिए इनको हाफ मार्क्स यहाँ पर दिए गए, ठीक है। और उसके बाद में कंक्लूजन जो इन्होंने दिया कि देयरफॉर डिपॉजिटर जो है वो रिलीफ सॉर्ट कर सकते हैं बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल टुवर्ड्स द कंपनी या अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है, उसके हाफ मार्क्स जो है वो दिए गए। सो इसमें एक मार्क्स जो है वो मिला आउट ऑफ 5। और ये सारी इसमें क्या है इश्यूज हैं। अगर इसको गाइडलाइन आंसर से हम देखें तो गाइडलाइन आंसर पे अब आओगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है एक्शन अगेंस्ट द कंपनी एनसीएलटी इंडिविजुअली, जो 73 के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्लास एक्शन सूट डिपॉजिटर्स फाइल कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे 245(1) को प्रॉपर्ली लिखा गया कि 245(1) में क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। जब भी कोई मेंबर डिपॉजिटर या डिपॉजिटर्स दे आर ऑफ द ओपिनियन कि मैनेजमेंट या कंडक्ट अफेयर्स ऑफ द कंपनी का आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या मेंबर या डिपॉजिटर, तो एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो सकती है। देन 245(3) सेकंड यहाँ पे बताया गया कि रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रूल 84 भी लिखा गया है, तो आप देखोगे यहाँ पे दो चीजें, 245 3 सेकंड जो है वो यहाँ पर लिखा गया, देन रूल 84 लिखा गया। अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा है, सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड अलोंग विद रूल 84 ऑफ एनसीएलटी रूल्स 2016। तो आपको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक ही लाइन में ये पूरा लिख दो कि 245 को जब रीड करते हैं रूल 84 के साथ में तो क्या क्या रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स की लिमिट है, ठीक है, 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स या 100 विच एवर इज लेस, ठीक है, या डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स टू whom द कंपनी ओज 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर ये कैलकुलेशन करके दिखाइए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 75 और 100 विच एवर इज लेस, एंड देन फर्दर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आप देखोगे आंसर के अंदर नहीं बताया गया, ठीक है, कैलकुलेट करके कि 5% जिनकी तरफ ओ करती है कंपनी वो लोग भी फाइल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि टोटल डिपॉजिट 15 करोड़ के हैं और कंपनी अभी 5 करोड़ ओ करती है, तो 5 करोड़ किसके बराबर हो गया, 33.33% के बराबर हो गया फ्रॉम दीज डिपॉजिटर्स। तो ये लोग ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं क्लास एक्शन सूट के लिए। एंड लास्ट में लिखा गया देयरफॉर डिपॉजिटर्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी इन एनसीएलटी इंडिविजुअली या फिर क्लास एक्शन सूट फाइल करके अंडर 245 ऑफ द एक्ट। तो इस तरीके से जो है ये पूरा आंसर जो है वो आना था, बट ये सारी चीजें क्योंकि प्रोविजंस जो यहाँ पर मेंशन है वो प्रॉपर्ली नहीं निकल के आए आंसर में, इसीलिए प्रोविजन के तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिले। ये जो चीज लिखी थी रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स वाली, इसके मार्क्स मिले और लास्ट में जो कंक्लूजन है सिर्फ उसके मार्क्स मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रोविजन के भी मार्क्स है, ठीक है, और कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी आपको शो करनी है जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डी है इसके अंदर अ, ये बोला गया कि कंपनी जो है वो फाइन उस पे लगाया गया था बट वो फाइन पे करने में फेल हो जाती है, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या करती है, नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट और डिस्ट्रेस वारंट जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ इशू कर देती है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसका कहना ये है कि वारंट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट हिम एज द लाइबिलिटीज ओनली ऑफ द कंपनी टू पे, लाइबिलिटी सिर्फ किसकी है, कंपनी की है, तो मेरे अगेंस्ट वारंट इशू नहीं हो सकता। आपको बोला गया था साइटिंग रेलेवेंट केस लॉ,
रेलेवेंट केस लॉ साइट करते हुए ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर लीगल ड्यूज ऑफ अ कंपनी कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पहली चीज तो ये कि क्या लीगल ड्यूज जो है कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर से रियलाइज करे जा सकते हैं, ठीक है, ये बताना था। एंड दूसरा बताना था वेदर इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट और डिस्ट्रेस वारंट अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर इज परमिसिबल। यहाँ पर भी दो बातें पूछी गई थी, यहाँ पर भी आपको बोला था रेलेवेंट केस लॉ आपको क्या करना है, साइट करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर रेलेवेंट केस लॉ साइट करने का बोला है तो इसका मतलब केस लॉ साइट करने के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप केस लॉ लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये दो चीजें इसमें पूछी थी। अगर आप यहाँ पे आंसर में आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया इन एंड सेलिब्रेटेड केस लॉ वर इट इन्यूमरेट्स, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स हैं इसमें, आपको और भी कई जगह इस कॉपी में ग्रामेटिकल एरर्स दिखाई देंगे, तो वो भी आपको इंश्योर करना है, बिकॉज अगर ग्रामेटिकल एरर होंगे, ठीक है, तो इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपका जो सेंटेंस का मीनिंग है वही डिस्टॉर्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस का मीनिंग ही डिस्टॉर्ट हो गया, समझ में ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली मार्क्स जो है वो डिडक्ट करे जाएंगे। तो ट्राई टू मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस जो ग्रामेटिकली क्या हो, करेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो इसमें लिखा है कि एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन अ सेलिब्रेटेड केस लॉ वर इट इन्यूमरेट्स दैट द कोर्ट इशूड समन इन द नेम ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वेयर कंपनी फेल टू पे सो, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ते हो आपको पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सिर्फ ये बोला जा रहा है इसके अंदर, ये जो चार लाइनें लिखी है इसमें कि सेलिब्रेटेड केस लॉ में कोर्ट ने, ठीक है, सम्मन इशू करा था मैनेजिंग डायरेक्टर के नेम में फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वेयर द कंपनी फेल टू पे द फाइन, ठीक है। ये चीज पहले लिखी गई, ठीक है। उसके बाद में लिखा गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बीइंग अग्रीव्ड बाय द एक्ट ऑफ द कोर्ट साइटेड दैट द कंपनी इज द जुरिस्टिक पर्सन इज द परफेक्ट रिस्पोंडेंट एज it has separate status and main element of the company is it can sue and be sued। तो ये बताया गया इसके अंदर कि मैनेजिंग डायरेक्टर अग्रीव्ड क्योंकि मतलब अग्रीव्ड फील करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द कोर्ट, और वो ये साइट करता है, रीजनिंग ये देता है कि कंपनी सही जुरिस्टिक पर्सन है तो वही परफेक्ट रिस्पोंडेंट है, क्योंकि उसका सेपरेट स्टेटस होता है और कंपनी जो है वो सू कर सकती है किसी को भी और उसको भी सू करा जा सकता है, ठीक है। ये चीज इसमें लिखी गई, ये रीजनिंग जो है वो यहाँ पर दी गई एज पर द केस लॉ। तो इस रीजनिंग के हाफ मार्क्स जो है वो दिए गए, गाइडलाइन आंसर में भी कुछ कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो केस लॉ था ऋषिकेश पांडा वाला, ठीक है, वो यहाँ पर आना था, तो उसमें से ऐसी कुछ बातें लिखी है, इसीलिए इसके बेसिस पे हाफ मार्क्स जो है वो दिए गए, ठीक है। आगे लिखा गया कि सो ये देयर इज नो सो करके लिखा गया, बट फिर ये कट कर दिया गया, ठीक है। सो द कंपनी कैन नॉट इशू वारंट अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर नॉन फुलफिलमेंट बाय द कंपनी। तो ये चीज सही है कि कंपनी, अब यहाँ पर आप बस गलत जो है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ लिख दिया कि कंपनी इशू नहीं कर सकती है वारंट मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ ऑफ द कंपनी, यहाँ लिखना वो चाह रहे थे अथॉरिटी, तो वो जल्दी जल्दी में कंपनी जो है वो गलती से लिख दिया गया, बट अगर वो अथॉरिटी लिखना चाह रहे थे तो ये चीज सही है कि अथॉरिटी इशू नहीं कर सकती है वारंट मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ, ठीक है, कंपनी के फॉर द नॉन फुलफिलमेंट बाय द कंपनी, फॉर द वायलेशन बाय द कंपनी, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये चीज थी इसके अंदर। एंड देन नीचे उन्होंने लिखा कि इस जजमेंट को ध्यान में रखते हैं, जो जजमेंट आया वो जजमेंट ये आया कि कोर्ट कैन नॉट इशू नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर विच कंपनी इज लायबल, और फिर आगे कॉमा करके लिखा गया डायरेक्टर एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी इज ओनली लायबल फॉर द ऑफेंस कंडक्टेड इन अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग पोजीशन, ठीक है। तो आप देखोगे कि फ्रेमिंग में बहुत इशू है, सेंटेंसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, तो ये भी आपको चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जब इन्होंने यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा एक सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, इसकी जगह इनको क्या करना था, सेंटेंस को ब्रेक करना था, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज, मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, और दूसरा ब्रेक करो आप सेंटेंसेस को प्रॉपर्ली, एक सेंटेंस आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस चालू कर दो, आपको इस तरीके से कॉमा लगा के, ठीक है, लिखने की जो है जरूरत नहीं है। प्लस ये थोड़ा अनक्लियर भी है, जो मैंने बोला कि काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, है ना, तो ये आपको अवॉइड करना है। जितना ज्यादा सिंपल होगा, टू द पॉइंट होगा, मीनिंग आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कीवर्ड्स होंगे, की फ्रेजेस होंगे आपके आंसर में, यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। आपको इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करने की या एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है जिसके हाफ मार्क्स इनको मिले हैं कि जजमेंट आया था और ये अपहेल्ड करा गया कि यस कोर्ट इशू नहीं कर सकता, ठीक है, ये डिसीजन था एज पर द केस लॉ जो उन्होंने डिस्कस करा, तो ये चीज के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। डिसीजन जो लिखा जाता है प्लस जो रीजनिंग होती है उसके भी मार्क्स होते हैं केस लॉ के, तो केस लॉ के नाम के भी मार्क्स हैं, उसकी रीजनिंग के भी मार्क्स हैं, उसमें जो आया जजमेंट उसके भी मार्क्स हैं, और फिर जो आप कंक्लूजन दोगे उसके भी क्या है, मार्क्स है। तो ये आपको सब ध्यान में रखना है कि आप ये सब लिख करके आओ। केस का नेम तो नहीं लिखा गया था यहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए उसके मार्क्स नहीं दिए गए, बट रीजनिंग का हाफ मार्क्स मिला और जो जजमेंट मेंशन करा उसके भी हाफ मार्क्स मिले हैं। ये नीचे अगर आप आते हो तो नीचे यहाँ पर लिखा गया है कंक्लूजन में, therefore referring the judgment given by the court of law, the issuance of non bailable warrant against the managing director is not
परमिसिबल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका 1 मार्क्स जो है कंक्लूजन का पूरा दिया गया है और इस तरीके से 2 मार्क्स जो है इसके अंदर दिए गए आउट ऑफ 5, ठीक है। गाइडलाइन आंसर पे अगर मैं आऊँ तो गाइडलाइन आंसर के अंदर आप देखोगे इसमें ऋषिकेश पांडा वाला जो केस है वो डिस्कस करा गया है। ये रहा, ठीक है। 421 सबसे पहले तो डिस्कस करा गया, ठीक है। 421 आंसर में तो था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ऋषिकेश पांडा का जो केस है, ऋषिकेश पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स, ये केस डिस्कस करना है। इसमें कुछ वही बातें लिखी है, सेट असाइड कर दिया गया था नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट को और डिस्ट्रेस वारंट को जो इशू करा गया था अगेंस्ट द पेटिशनर इन ऑर्डर टू रियलाइज अ फाइन, जो किसके ऊपर लेवी करा गया था, कंपनी के ऊपर, जिसका वो मैनेजिंग डायरेक्टर था। हेल्ड ये करा गया कि फाइन इंपोज करा गया कंपनी के ऊपर, तो ये कंपनी की ही लाइबिलिटी है कि वो फाइन पे करेंगे। कि लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, जो आपको आंसर में दिख रहा था कि कंपनी का सेपरेट स्टेटस होता है, ठीक है। कंपनी को सू करा जा सकता है, कंपनी भी सू कर सकती है, तो उससे रिलेटेड है ये कि उसका डिस्टिंक्ट लाइबिलिटी है कंपनी का, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो इसलिए कंपनी ही क्या होगी, लाइबल होगी। वंस इट इज कंक्लूडेड कि कंपनी की खुद की लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन ऑफ फाइन जो है वो कंपनी से ही करा जाना है। ये चीजें लिखी गई। देन फिर लिखा गया इशुएंस ऑफ नॉन बिलेबल वारंट या डिस्ट्रेस वारंट्स अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर टू रियलाइज द सेम इज नॉट परमिसिबल, जो कंक्लूजन में आपने देखा। और फिर लास्ट में लिखा गया कि इशुएंस ऑफ नॉन बिलेबल वारंट या डिस्ट्रेस वारंट अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द गिवन सिचुएशन इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो ये जो लिखा था, ये वाली जो लाइन थी, ये तो केस लॉ के जजमेंट की लाइन है, ठीक है ना। इसलिए आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा 2 बार रिपीट क्यों हो रही है सेम लाइन, बट एक ये जो लाइन है ये केस लॉ के जजमेंट की लाइन है और ये जो लाइन है ये कंक्लूडिंग लाइन है, ठीक है। इसीलिए ये 2 बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि इज नॉट एप्रोप्रिएट या नॉट परमिसिबल, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है 2 मार्क्स मार्च में से दिए गए। रीजन ये था कि जो रीजनिंग है वो कुछ कुछ हद तक सही थी, ठीक है। केस लॉ का नाम नहीं था और 421 डिस्कस नहीं करा गया था, ठीक है। इसके कारण वो जो 3 मार्क्स है वो कहीं ना कहीं कट हुए हैं। तो अभी तक जो भी चीजें हमने देखी है, जो भी चीजें हमको समझ में आई है, ठीक है, अभी तक जितना हमने डिस्कशन करा वो यहाँ पर मैंने एक समराइज करा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो आपको आता है प्रॉपर्ली, इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इन्फोर्स होगा। एडिशनल बेनिफिट इसका ये है कि टाइम आप स्टार्टिंग में बहुत सारा सेव कर लोगे, जिससे लास्ट में उन क्वेश्चन पे सोच करके थोड़ा सा आप लिख सको जो आपको अच्छे से नहीं आते, वहां पर आप अपना टाइम एलोकेट कर पाओगे प्रॉपर्ली। दूसरी चीज, आपको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है अननेसेसरीली जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन आंसर, ठीक है। इसका मतलब हुआ बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है हर आंसर के अंदर, प्लस इररेलेवेंट पॉइंट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या इससे मेरा मतलब यह है कि आपको आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन लिखने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखना है या नहीं लिखना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक चीज जो बहुत ज्यादा ये भी डिस्कशन हुआ है कि हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिख दो, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए उसके मार्क्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये थोड़ा सा जजमेंट डेवलप करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में इंट्रो की जरूरत है और किस क्वेश्चन में नहीं। और ये कैसे होगा, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो जाएगी कि हाँ यार, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इंट्रो लिखना चाहिए, और इस तरीके का पूछा जाता है तो उसमें इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो लिखना होता है बट हर क्वेश्चन में नहीं लिखना होता। प्लस आपको लेंथ बढ़ाने के लिए अननेसेसरी या इररेलेवेंट पॉइंट्स या बहुत ही ज्यादा जेनरिक पॉइंट्स जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो आप कैलकुलेशन शो करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर का, ठीक है। देन शॉर्ट सिंपल क्लियर सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी आंसर राइटिंग की, ठीक है, इस टाइम पर जो भी आप लिखते हो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको पढ़ करके देखो एक बार, और पढ़ने पर आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्या जो आपने लिखा है वो वही मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा है जो आप करना चाहते थे, जो इंटेंडेड मीनिंग था, क्या वही मीनिंग कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा, सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत है या सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिवाइडेड नहीं है प्रॉपर्ली, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आती जाएगी तो आप प्रॉपर्ली किस एरिया पे काम करना है उस पर एक्शन ले पाओगे। अदरवाइज तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर लैक्यूना है आंसर राइटिंग में, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली, डिवाइड द सेंटेंसेस प्रॉपर्ली। ये क्यों जरूरी है, इसका एक रीजन जो है वो ये है कि जब आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हो तो हो सकता है कि उन पैराग्राफ्स के बीच में आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हो, लेकिन जो रीडर होता है, जो पढ़ रहा है उसको, ठीक है, वो मिस कर जाए, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल। ये हो सकता है कि आपने 8 लाइन का, 7 लाइन का अगर कोई पैरा लिखा है तो पूरा पैरा ना पढ़ा जाए, ठीक है। और लाइक अगर आप हाइलाइट भी नहीं करके आए हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज उस पैरा के अंदर आपने लिखी है, तो ये और ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है कि वो चीज मिस हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा आपका आंसर पढ़ा जाए, ठीक है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको डिवाइड करो, किसमें, सेंटेंसेस में। आप 3 to 4 लाइन के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, ठीक है।
देन उसके बाद ब्रेक करो, देन उसके बाद नया पैरा लिखो। उससे क्या होगा, जो रीडेबिलिटी है आपके आंसर की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा आंसर पढ़ा जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके मिस होने की चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज जो है वो अभी तक आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद आप आगे आओ। आगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी वाला है वो अटेम्प्ट करा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, ये फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें आप देखो क्या पूछा गया है फर्स्ट के सी में। इसमें बोला गया कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो फेमा के अंदर उसके पास रीजन टू बिलीव होता है कि अमर ने फॉरेन एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हेल्ड करके रखे इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऑथराइज्ड ऑफिसर सीज कर लेता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अमर लोकेटेड इन इंडिया बेस्ड ऑन दिस बिलीफ। इस बिलीफ, ये जो रीजन टू बिलीव है उसके पास, इसके बेसिस पे वो सीज कर लेता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज अमर की जो इंडिया में लोकेटेड है। अमर जो है ऑब्जेक्शन रेज करता है और एक्शन अमर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है किसके एक्शन पे, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर ने इनिशिएट करा है, ऑन द ग्राउंड की एक्शन जो है ऑफिसर का वो वॉयलेटिव है ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑल्सो दैट एक्शन हैज बीन टेकन विदाउट एनी बेसिस। तो कोटिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस एक्सप्लेन वेदर द एक्शन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर इज टेनेबल अंडर द एक्ट, कि जो भी एक्शन लिया गया है वो टेनेबल है या नहीं है, ये इसके अंदर बताना था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कंक्लूजन में क्या आना है। कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन आ रही है सिंपल सी, कि ऑथराइज्ड ऑफिसर का एक्शन इज टेनेबल या ऑथराइज्ड ऑफिसर का एक्शन इज नॉट टेनेबल। अगर मैं इसके आंसर पे आता हूँ तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले लिखा गया कि if the authorized officer on suo motu or an order made by the commissioner take step to seize the property is very well under the act which provide this facility to the officer। again grammatical errors हैं, ठीक है, बट बोलना वो ये चाह रहे हैं कि ऑथराइज्ड ऑफिसर सुओ मोटो बेसिस पे, जो ऑर्डर कमिश्नर ने पास करा है उसके बेसिस पे स्टेप्स ले सकता है प्रॉपर्टी सीज करने को लेकर के, और अगर वो ऐसा करता है तो वो सही है, उसके पावर में वो चीज आती है, एज पर द एक्ट ही माना जाएगा वो। ठीक है, और एक्ट के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है ऑफिसर को कि वो ऐसा कर सकता है। इन द गिवन, ठीक है, इन द गिवन एंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरी वेल सेलिब्रेटेड केस लॉ। मतलब केस लॉ तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक है, केस लॉ कोई है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या करा गया, ये चीज मेंशन करी गई। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात करूं कि ये सारी चीजें क्या अननेसेसरी है, प्लस ये बहुत ज्यादा वर्डी है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं, ऑफ द वेरी वेल सेलिब्रेटेड केस लॉ। ठीक है, अननेसेसरी सेंटेंसेस को वर्डी बनाने की, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन आंसर। ठीक है, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट लिखो, सिंपल लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, अगर आपने सही लिखा है तो। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। देन इसमें बोला गया, ठीक है, केस लॉ का डिस्कशन इसमें कर दिया गया, दो है ऐसा कोई केस लॉ नहीं है विच से इफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर द पोजीशन हैज रीजन टू बिलीव दैट एन contravention of certain provision of the act has took place with the prior approval of the commissioner, he can seize the property situated in India and all the investigation, सॉरी टिल द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आप देखो कि लेजिबिलिटी का भी थोड़ा सा इशू है, राइट, लेजिबिलिटी का भी थोड़ा सा इसके अंदर इशू है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। आपने जो भी लेटर है, वर्ड जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। टिल द इन्वेस्टिगेशन अप टू 180 days फर्दर एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड। यहाँ पर भी ग्रामेटिकल इश्यूज बहुत सारे, प्लस ये गलत भी है। ठीक है, आप यहाँ साइड में देखोगे मैंने रॉन्ग लगाया हुआ है, गलत है ये। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर हाफ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये हाफ मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। ठीक है, अदरवाइज फिर से वो चीज चालू हो जाएगी कि इवैल्यूएशन सही है गलत है। ठीक है, तो हमारा पर्पस वो नहीं है वीडियो का, हमारा पर्पस तो सिर्फ ये है समझना कि यार क्या चीजें करनी है आंसर राइटिंग में और क्या चीजें नहीं करनी है, और स्पेशली हमारा फोकस उन चीजों पे जो नहीं करना। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि उस तक ही, उस पर्पस तक ही आप रेस्ट्रिक्टेड रखो इस वीडियो को। ठीक है, डोंट गो इनटू द इवैल्यूएशन पार्ट और वो सारी चीज की गलत है सही है। ठीक है, इस वीडियो से आपको सिर्फ ये चीज सीख करके जानी है कि क्या चीज नहीं करनी। ठीक है, देन नीचे लिखा है ऑप्शन ऑफ फ्रीजिंग द प्रॉपर्टी इफ प्रूव दैट प्रॉपर्टी, तो ही हैज द ऑप्शन। ठीक है, लिखा होगा ही हैज द ऑप्शन ऑफ फ्रीजिंग द प्रॉपर्टी इफ प्रूव दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा। देन इन द अबव गिवन क्वेश्चन, इन द अबव गिवन क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आप देखोगे वर्ड ही हो रहा है अननेसेसरी, ये आप लिख सकते हो सीधे सीधे इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, बट इन द अबव गिवन क्वेश्चन, तो अवॉइड दिस। ठीक है, देन द ऑथराइज्ड ऑफिसर एक्ट इज टेनेबल। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जो इन्होंने सही लिखा है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर का एक्ट जो है वो टेनेबल है। जैसे मैंने बोला कि प्रोविजन आपके सही नहीं है बट आपका कंक्लूजन सही है तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, तो ये एक मार्क्स आपको यहाँ पर कंक्लूजन का मिल गया है। ठीक है, ये दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये दोनों पॉइंट्स की जो उन्होंने लिखा, डिटेन सच पर्सन, अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज आपसे सिर्फ क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि ऑथराइज्ड ऑफिसर का एक्ट टेनेबल है नहीं है, बात खत्म हो गई। जैसे आपने लिख दिया कि ऑथराइज्ड ऑफिसर का एक्ट टेनेबल है, उसके आगे आपको कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, वो आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी ये लिखा गया और कंक्लूजन सही था, इसलिए 1 मार्क्स जो है वो, या तो आपको समझ में आ रहा है अभी तक कि कंक्लूजन के ना करके भी 1 मार्क्स तो है ही, ठीक है, 1 मार्क्स तो है कंक्लूजन का। इसके पहले भी हमने एक जगह देखा था और यहाँ पे भी हमने देखा। सो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिबिलिटी पे आपका फोकस होना चाहिए, जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसमें, कि लेजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा वर्डी सेंटेंसेस जो है फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा था सेंटेंस जो है वो क्लियर नहीं है, ये मिड गया बट सेंटेंस क्लियर नहीं है, ठीक है। सो प्रोविजन इम्प्रॉपर था इसलिए 1 मार्क्स मिला, ठीक है। और कंक्लूजन प्रॉपर है इसलिए 1 मार्क्स मिला, 2 मार्क्स जो है इसमें मिल गए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आओगे फर्स्ट के सी के गाइडलाइन आंसर में, तो यहाँ पर आपको 37 ए जो है वो फेमा का कोटेड मिलेगा, 37 ए ऑफ फेमा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देन प्रोविजन अगर आप पढ़ते हो तो इसमें लिखा ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास अगर रीजन टू बिलीव है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग बाय एन ऑर्डर सीज कर सकता है इक्विवेलेंट वैल्यू को जो सिचुएटेड है इंडिया में ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो और भी पूरे प्रोविजंस लिखे गए हैं, ये सारे प्रोविजन उस आंसर में नहीं है, ठीक है, मैंने ये गो थ्रू कर लिया है ऑलरेडी, बट सारा मैं वापस से आपको शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 180 डेज वाला भी अगर आप पॉइंट देखोगे जो वहां पर लिखा गया आंसर में, है ना, वो गलत ही लिखा गया। यहाँ पर लिखा है 180 डेज को लेके कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिस्पोज करनी है पेटिशन 180 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। वहां पर जो 180 डेज को लेकर के लिखा गया था वो ये लिखा गया था कि प्रायर अप्रूवल से ऑफ द कमिश्नर सीज करके रखी जा सकती है प्रॉपर्टी टिल द इन्वेस्टिगेशन अप टू 180 डेज, फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसको मैंने गलत बोला, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आप देखते हो लास्ट में जो आंसर लिखा है कि कंक्लूजन जो सॉरी लिखा है कि एक्शन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर इज टेनेबल अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये तो ये मैच होता था, इसलिए 1 मार्क्स जो है वो दे दिया गया, प्रोविजन सही नहीं थे इसलिए हाफ ऑफ मार्क्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 2 का जो ए है, ठीक है, 2 कैपिटल ए, ठीक है, 2 कैपिटल ए का जो फर्स्ट वाला है वो अटेम्प्ट करा गया, है ना। यहाँ पर जो 2 कैपिटल ए है, ये रहा 2 कैपिटल ए, इसका फर्स्ट वाला जो है इसमें ये हुआ था कि लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी ने 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करके रखे हैं टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़, बट 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो चुके हैं और अभी तक डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं करा गया है, क्यों? बिकॉज ऑफ सफिशिएंसी इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स। एंड जनरल मीटिंग जो है शेयर होल्डर की बुलाई जाती है 5 ऑफ अगस्त 22 को। इस मीटिंग के दौरान प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये बोलते हैं कि वो भी एंटाइटल्ड है हर एक रेजोल्यूशन जो प्लेस करा जाएगा शेयर होल्डर के सामने उस पर वोट करने के लिए, लेकिन जो चेयरमैन है मीटिंग का वो इन्फॉर्म करता है शेयर होल्डर को कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है वोट कर सकते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। तो इसमें आपसे पूछा गया कि चेयरमैन ने जो कंटेंशन दिया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इक्विटी वाले कर सकते हैं, क्या वो कंटेंशन करेक्ट है क्या? इसमें रेफर करना है रेलेवेंट प्रोविजन को ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो इसमें भी आप स्टार्टिंग का देखोगे जितना भी लिखा गया है, ठीक है, बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जितनी भी बातें लिखी गई ये सब जो है क्या है, इररेलेवेंट कंटेंट है, ठीक है। इसमें 108 लिखा गया, ठीक है, इसके अंदर 110 की बात करी गई पोस्टल बैलेट की, ठीक है, इसमें 1000 और मोर इन्वेस्टर होते हैं तो ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ती है उसकी बात करी गई, ठीक है। ये सब क्या है, इररेलेवेंट है और इसमें सेंटेंसेस भी क्या कर दिए गए हैं, मिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप इसको पढ़ोगे फर्स्ट को कि एज पर सेक्शन 108 द नोटिस ऑफ द मीटिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, दे कैन अटेंड द मीटिंग where section 110 applied the resolution need to be passed by postal ballot। तो यही जो इतनी सी चीज लिखी गई है स्टार्टिंग का जो पॉइंट है बुलेट पॉइंट, इसमें 3 सेंटेंसेस मिक्स हो गए ऐसा लग रहा है, तो ये भी चीज आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं लिखना। ये जो नीचे यहाँ लिखा गया ये थोड़ा सा मैच होता है जिसपे इनको मार्क्स दिए गए 2 मार्क्स, ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्हेन देयर राइट गेट्स वायलेटेड और एनी इवेंट वेयर द राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर गेटिंग अफेक्टेड, दे आर अलाउड टू वोट ऑन दैट मैटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अगर आप यहाँ इसके आंसर में आते हैं तो जो 2 ए का फर्स्ट वाला यहाँ पर आप देखोगे 47(2) को कोट करना था और यहाँ पर ये लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट होता है टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशंस प्लेस्ड बिफोर द कंपनी जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उनके राइट्स को अटैच टू द प्रेफरेंस शेयर्स इन एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप या रीपेमेंट या रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और भी इसमें बात लिखी गई बट ये चीज मैच होती थी, ठीक है, तो इसीलिए इसके बेसिस पे 2 मार्क्स जो है वो दिए गए। ये चीज उन्होंने लिखी ही नहीं कि डिविडेंड वाला जो पॉइंट है सेकंड प्रोवाइजो में टू सेक्शन 47(2) की अगर डिविडेंड पे नहीं करा गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स और मोर, 2 या उससे ज्यादा साल हो चुके हैं और डिविडेंड पे नहीं करा गया, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट आ जाता है वोट करने का ऑन ऑल द रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। तो ये नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद में नीचे जो कंक्लूजन है वो ये था कि कंटेंशन ऑफ द चेयरमैन इज नॉट करेक्ट और गिवन सिचुएशन में, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्योंकि 3 साल हो चुके हैं अभी तक कुछ भी पे नहीं करा गया तो ऑब्वियसली दे आर एंटाइटल्ड एंड कंटेंशन जो है चेयरमैन का वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द केस लिखेगा इसके बाद में, बट फैक्ट ऑफ द केस जो है वो इतने सारे फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फैक्ट्स वाला जो पॉइंट है वो मैं इसके बाद वाले आंसर में मैंने डिस्कस करा है कि आपको कितने फैक्ट्स लिखने की जरूरत है, ठीक है। इतने ज्यादा फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको पूरे जो क्वेश्चन में लिखे गए दोबारा से। कंक्लूजन पे अगर आप आते हो तो कंक्लूजन में यहाँ पर
जो है कंक्लूजन इनका फिर से सही है। कंक्लूजन इन्होंने यही लिखा कि चेयरमैन का कंटेंशन जो है वो एब्सोल्युटली क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बेसिस पे 1 मार्क्स दे दिया गया। फिर जो ये चीज लिखी गई है नीचे, ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अवर्ड दैट दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द शेयर होल्डर इज करेक्ट, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ क्या पूछा है, आपसे सिर्फ क्या पूछा गया है कि चेयरमैन का कंटेंशन सही है या गलत है। तो कंक्लूजन में सिर्फ क्या आना है कि चेयरमैन का कंटेंशन गलत है। ये वाली चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना टाइम सेव कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसको लिखने, अगर ये नहीं भी लिखा जाता यहाँ पर तो भी 1 मार्क्स जो है वो मिलता। ठीक है, तो इसको लिखने पर या न लिखने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो बेटर है कि आप उसको ना लिखो क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स जो है वो उनको मिले 4 में से। ठीक है, तो 2 मार्क्स वहाँ ऊपर और 1 मार्क्स कंक्लूजन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्कस करा है कि रेलेवेंट फैक्ट्स में क्या चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, 2A का ये है थर्ड वाला। ठीक है, और इन्होंने शायद नंबरिंग गलत कर दी थी। ठीक है, फोर्थ डाल दिया था इसको, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये भी मिस्टेक ना करो। नंबरिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आपने क्या अटेम्प्ट करा है। ठीक है, तो 2A का थर्ड वाला ये, 2A के थर्ड में अगर आप आते हो तो ये था आपका रिलेटेड टू 452। यस, ये वाला क्वेश्चन था, ये 12 वाला। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, 12 को एज अ CS अपॉइंट करा गया। ठीक है ना, ATL के अंदर, और 3 BHK फ्लैट दिया जाता है 12 को फॉर हर यूज एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ उसके यूज के लिए। लेकिन वो अपनी फ्रेंड को भी रख लेती है साथ में एज अ पेइंग गेस्ट इन द कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट फॉर विच 12 चार्ज रुपीज 15,000 पर मंथ फ्रॉम अनुष्का। ये कंपनी को ये सारी चीजें पता चल जाती है, तो कंपनी क्या करती है कि 12 को शो कॉज नोटिस इशू करती है कि वो जो फ्लैट है वो क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए। कंपनी टर्मिनेट कर देती है उसकी सर्विस एंड सर्व द लीगल नोटिस टू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ द फ्लैट। ठीक है, यहाँ पे आपसे ही पूछा गया है कि कंसिडरिंग जो भी फैक्ट्स वगैरह है वो सब ध्यान में रखते हुए वेदर द कंपनी कैन मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT अगेंस्ट 12 फॉर रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी आल्सो रेफर टू रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो विद द हेल्प ऑफ दोस प्रोविजन आपको ये कंक्लूड करना था कि क्या कंपनी एप्लीकेशन मूव कर सकती है NCLT में 12 के अगेंस्ट। ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइन में आना है आपके कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखोगे क्या लिखा गया, इसमें 452 कहीं पर भी कोट नहीं करा गया। इसमें लिखा गया एज पर द रेलेवेंट सेक्शन विथ डील्स विथ। ठीक है, ये विच डील्स विथ लिखना चाह रहे होंगे, विथ डील्स विथ हो गया ये, विथ डील्स विथ रॉन्गफुली विथहोल्डिंग, रॉन्गफुली नहीं रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, विच इन्यूमरेट्स एज, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना जो लिखा है विच इन्यूमरेट्स एज, सिर्फ सिंपल सा लिखना था एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच डील्स विथ रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एक लाइन का स्पेस देने के बाद में, ठीक है, एक लाइन का स्पेस देने के बाद में, any person who is withholding the property or cash of the company in a fraudulent manner or withholding the property or cash with an intent to defraud the company is punishable with imprisonment of 2 years and also with the fine। ये भी थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फाइन आप पे लगेगा 1 से 5 लाख का। अगर कोर्ट आपको बोलती है कि आप पोजेशन वापस करो, ठीक है ना, और आप नहीं करते हो तो फिर इम्प्रिजनमेंट आपको फेस करनी पड़ सकती है 2 सालों तक की। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही लग जाएगा एक साथ। ठीक है, यहाँ जो लिखा है ना इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, बट फिर भी इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे इनको 2 मार्क्स दे दिए गए प्रोविजन के। ठीक है, उसके बाद जब फैक्ट्स इन्होंने लिखे तो इन्होंने बहुत सारे चीजें लिख दी जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इन्होंने लिखा कि इन द गिवन केस टर्म ऑफ ऑफर शी वाज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन फॉर हर यूज एक्सक्लूसिवली विद अ कंडीशन टू सरेंडर द फ्लैट टू द कंपनी विद इन अ मंथ आफ्टर सेसेशन ऑफ सर्विस। शी चार्ज रुपीज 15,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एज पेइंग गेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये वाला तो बिल्कुल भी रेलेवेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कौन से फैक्ट्स लिखने हैं जो कि रेलेवेंट है। ठीक है, और रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है ऐसे फैक्ट जिसके कारण प्रोविजन क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो केस अभी हमने पढ़ा इसमें 452 का जो प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है वो किस फैक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन पे आप अगर आओगे, ये जो 2 चीजें हैं, पहली चीज तो ये फ्लैट दिया गया था उसके एक्सक्लूसिव यूज के लिए, और दूसरा उसने उसको क्या कर दिया, सबलेट कर दिया फ्लैट को। ठीक है, सबलेट करके अनुष्का जो उसकी फ्रेंड है उसको भी एज अ पेइंग गेस्ट रख लिया। तो ये 2 चीजें बस इसमें लिखनी थी। इसमें ये रेंट कितना लिया जा रहा है ना, सेसेशन के बाद में क्या चीज करनी है, वो सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट की हेडिंग डालनी थी, रेलेवेंट फैक्ट। पहला पॉइंट उसमें 12 को फ्लैट दिया गया था उसके एक्सक्लूसिव यूज के लिए। सेकंड पॉइंट उसके अंदर उसने अपनी फ्रेंड जो है अनुष्का को भी रख लिया, यानी फ्लैट जो उसको सबलेट कर दिया। ठीक है, ये 2 चीजें बस उसके अंदर आनी थी, इतने ज्यादा फैक्ट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आप केस स्टडी लिख रहे हो आपको सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट लिखने की जरूरत है। इतने ज्यादा फैक्ट्स लिखने के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स जो है वो आप लिखते हो। वैसे भी फैक्ट्स के एज सच तो कोई मार्क्स होते नहीं है, बट रेलेवेंट फैक्ट फिर भी हम लिखते हैं सो एज टू एंश्योर द फ्लो ऑफ द आंसर। तो रेलेवेंट फैक्ट आप लिखो, ठीक है, शॉर्ट में। और मैंने आपको मतलब बताया कि रेलेवेंट फैक्ट का मतलब है वही फैक्ट जिसके कारण प्रोविजन क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है। डिपॉजिटर वाले की भी अगर मैं बात करूँ केस स्टडी के, अगर उसमें भी किसी को फैक्ट्स लिखने हैं मान लीजिए, तो उसमें आप क्या फैक्ट लिखोगे? ठीक है, आप यही फैक्ट लिखोगे कि यार डिपॉजिटर का जो पेमेंट है वो कंपनी ने टाइमली बेसिस पे नहीं करा है। ठीक है, सिर्फ यही फैक्ट आपको लिखना है। आपको ये नहीं लिखना कि 1500 डिपॉजिटर्स हैं, 15 करोड़ उनकी तरफ जो है ड्यू है, ठीक है, 5 करोड़ 125 डिपॉजिटर्स की तरफ ड्यू है। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसके कारण वो प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है वही फैक्ट आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फिर से कंक्लूजन के अंदर ये चीज लिखी जा रही है कि वेरी सेलिब्रेटेड केस लॉ के अंदर, ठीक है, व्हेन द पर्सन वाज नॉट लेटिंग द प्रॉपर्टी हैंडेड ओवर टू द कंपनी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम व्हिच इंटेंडेड दैट द कंपनी हैज नॉट पेड। है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा अनक्लियर। और कंक्लूजन में क्यों आएगा सेलिब्रेटेड केस? अगर आपको लिखना भी है, ऐसी कोई चीज है भी, तो आप वो ऊपर लिखोगे, राइट, प्रोविजन के वहां पे, जब आप रीजनिंग दे रहे हो। ठीक है, केस लॉ की मदद जब आप लेते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एक रीजनिंग स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो जिसके बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन के अंदर कभी ये चीज नहीं आती, तो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अगर आगे आप देखते हो तो आगे इसमें लिखा है कि इन द गिवन केस सबलेटिंग द प्रॉपर्टी एंड अवेलिंग मॉनेटरी एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट टेनेबल। है ना, ये ठीक है, ये सही चीज है। और कंपनी में आस्क द रिफंड ऑफ एनी मॉनेटरी बेनिफिट अवेल्ड बाय बारा एंड इंजक्ट हर नॉट टू रिपीट द एक्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद नीचे लिखा गया इन द अबव कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ फाइलिंग केस अंडर दिस सेक्शन कंपनी में मूव एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर वेयर इज रिलीफ कैन बी सॉट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ये दोनों पॉइंट्स गलत हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ भी कंक्लूजन में नहीं लिखना था। मैं आपको बार बार बोलूंगा कि कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन को लेकर के जस्ट थोड़ा सा ह्यूमर के लिए, ठीक है, मंत्र ऑफ कंक्लूजन ऐसा मैंने लिखा हुआ है। तो मंत्र ऑफ कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन आपका होगा फाइन अगर लिखोगे आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन की लास्ट लाइन। ठीक है, और क्वेश्चन की लास्ट लाइन जो इसके अंदर थी वो क्या थी कि क्या मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन 12 के अगेंस्ट इन द एनसीएलटी? द आंसर इज यस। तो जस्ट टेक द नोट ऑफ दिस पॉइंट कि कंक्लूजन आपको लिखना है किसके बेसिस पे? जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है उसके बेसिस पे। ठीक है, इसके अंदर 3 मार्क्स जो है वो फिर भी दिए गए, ठीक है, 4 में से। और अगर इसके गाइडलाइन आंसर पे मैं आता हूँ तो गाइडलाइन आंसर जो है 2A का थर्ड, इसमें आप देखोगे 452 का रेफरेंस दिया गया है। 452 पूरा लिखा गया है अच्छे से कि ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अगर रॉन्गफुली ऑब्टेन करता है पोजीशन, ठीक है, या उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन रॉन्गफुली विथहोल्ड करता है या जानबूझ करके अप्लाई करता है किसी भी ऐसे पर्पस के लिए अदर देन दोज एक्सप्रेस्ड या डायरेक्टेड। ठीक है, ये जो लाइन है इसके अंदर वो पॉइंट कवर हो रहा है कि भैया आपको बोला गया था आपको खुद के लिए यूज करना है बट आपने सबलेट कर दिया, है ना, तो वो इस चीज में कवर हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर फाइन लगता है विच विल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, बट जो 5 लाख रुपीज तक जा सकता है। फिर ये वो इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट है कि अगर कोर्ट जो ऑफेंस ट्राई कर रहा है वो ऑर्डर करता है उस ऑफिसर एम्प्लॉय को कि आप डिलीवर अप कर दो या रिफंड कर दो, ठीक है ना, विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय इट, कोई भी प्रॉपर्टी या कैश जो रॉन्गफुली ऑब्टेन या रॉन्गफुली विथहोल्ड करा है आपने या नोइंगली मिस अप्लाई करा है, द बेनिफिट्स दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और कैश और इन डिफॉल्ट। तो अगर आप ये चीज नहीं करते हो, अगर आप फेल हो जाते हो ये चीज करने में, तब आपको अंडरगो करना पड़ सकता है क्या चीज? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। ठीक है, सो ये चीज जो है अलग है बट वहां पे साथ में लिख दी गई, है ना। फिर ये प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट है कि अगर कोई ड्वेलिंग यूनिट वगैरह अगर आपने करके भी रखी है अपने पास में विथहोल्ड वगैरह, ठीक है, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि कंपनी ने पे नहीं करा ये सारा अमाउंट आपको, ठीक है, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट जो है ऑफिसर या एम्प्लॉय की तरफ ऑर्डर नहीं करी जाएगी, है ना। इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर नहीं करा जाएगा अगर रीजन विथहोल्डिंग का जो है वो क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट्स। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन। फिर नीचे लिखा गया गिवन सिचुएशन में 12 को फर्निश एक फ्लैट दिया गया था उसके पर्सनल और एक्सक्लूसिव यूज के लिए। आप देखोगे रेलेवेंट फैक्ट लिखा उन्होंने, सिर्फ उन्होंने सारी बातें नहीं लिखी। उन्होंने क्या लिखा? गिवन सिचुएशन में 12 को एक फ्लैट दिया गया उसके पर्सनल एक्सक्लूसिव यूज के लिए, लेकिन उसने क्या करा? प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया जो कि which amounts to its use for a purpose other than for which it was given, and Vara was making profit by subletting it. Thus, company can move an application before NCLT against Vara for wrongful withholding of a property of the कंपनी। तो आप यहाँ पर भी देखोगे रेलेवेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखा गया है। सारे सब कुछ जो क्वेश्चन में है वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद आप आते हो अगर जो 2A का फोर्थ वाला है, ठीक है, 2A का जो फोर्थ है इसमें प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड केस स्टडी जो है वो आई थी, ये रहा यहाँ पे। एकता टेक्सटाइल ने प्रोस्पेक्टस इशू करा आईपीओ के लिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी जिससे इन्वेस्टर्स मिसलेड हो गए और उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया इशू में, ठीक है ना। सम ऑफ द इन्वेस्टर्स केम टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन आफ्टर दे हैड सब्सक्राइब्ड एंड वर अलॉटेड द शेयर्स। उनको बाद में पता चला। व्हाट रिकॉर्ड्स इज अवेलेबल टू द अफेक्टेड पर्संस जिन्होंने आईपीओ में सब्सक्राइब करा है ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन एंड वर अलॉटेड द शेयर्स? क्या रिकॉर्ड्स उनके पास में अवेलेबल है? तो इसमें आप देखो इन्होंने रूल 37 मेंशन कर दिया, ठीक है, 35 34 35 36 व्हिच इंक्लूड 34 35 36 और सेबी के बारे में इन्होंने डिस्कशन करा है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर डिस्कशन होना था सेक्शन 37 का, ठीक है, जो
कंपनीज एक्ट का सेक्शन है उसका डिस्कशन करना था, बिकॉज कहीं पर भी नहीं लिखा था कि वो लिस्टेड एंटिटी है ना। लिस्टेड एंटिटी कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। यहाँ पर सेक्शन 37 आना था, है ना। उसके बाद 34, 35, 36 जो है वो डिस्कस करे जाने थे। क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एंड पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। ये सारी चीज इसमें लिखनी थी, ठीक है। बट ये सारी चीज यहाँ पर नहीं लिखी गई है ना। यहाँ पर सीधे सेबी की बात करी गई है, फिर उसके बाद में सेबी से रिलेटेड पॉइंट्स बताए गए हैं कि सेबी ऑर्डर कर सकता है कंपनी को टू मेक गुड द लॉस on the account. It will enumerate that person who is deceived would not have deceived if not followed the prospectus. Intention of deceiving of the company make the person to invest. The shares will be subject to lock in. Restrain the company for not indulging in the activity. ये सारी चीजें इसमें लिखी गई। इस सब के बेसिस पे जो है 3 मार्क्स दे दिए गए 4 में से, ठीक है। अगेन आई विल नॉट कमेंट ऑन द मार्क्स इस क्वेश्चन में भी जो है, ठीक है। बट गलत है वो, आंसर गलत है, ठीक है। देन 2A का जो सेकंड वाला है, ठीक है। 2A का जो सेकंड है इस पे अगर आप आते हो तो इसमें ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड ये एक केस स्टडी थी, है ना, ये वाली, कि प्राइवेट सेक्टर जो है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए डिफेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस ग्रांट करा टू मैन्युफैक्चर ऑटोमेटिक लाइट वेट मशीन गन्स टू यूनिक गन्स लिमिटेड। यूजीएल इज अ नॉन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड लिस्टेड एंटिटी। कंपनी एंटर करती है इनटू एन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 5 सालों के लिए इनिशियली। बट कंडीशन ये थी कि आप किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को गन वगैरह सप्लाई नहीं करोगे। हरीश जो कि एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर है कंपनी का, उसको पता चलता है कि कंपनी सीक्रेटली सप्लाई कर रही है मशीन गन्स, ठीक है, ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड पर्संस को, जो कि सप्लाई कर रहे हैं वो मशीन गन्स टेररिस्ट को, व्हिच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या हरीश कंप्लेन कर सकता है एनसीएलटी को? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लेन कर सकती है एनसीएलटी को अगर मेल प्रैक्टिसेस उसको पता चलती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलती है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है और क्या हरीश कर सकता है? 2 सवाल आपसे पूछे गए थे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के जो भी सेक्शन है वो इसमें कोट करने थे, तो आप यहाँ पर अगर आते हो नीचे, ठीक है, पूरा यहाँ पर जो है लिखा गया। 2A का ये जो सेकंड है इसमें आप देखोगे 241 जो है वो डिस्कस करा गया। देन बोला गया कि वो अप्लाई कर सकता है जो कि 244 में एलिजिबल है, ठीक है। 244 को डिस्कस करा गया, उसकी एलिजिबिलिटी जो है 244 की, कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं। फिर नीचे लिखा गया कि एनसीएलटी वेव ऑफ भी कर सकती है रिक्वायरमेंट, है ना, जो उसके अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आप 244 की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं भी करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर एनसीएलटी वेव ऑफ कर दे तो कंक्लूजन जो इसका आना था वो किस तरीके से आना था? उस तरीके से कि हरीश के पास अगर उतनी शेयर होल्डिंग है जितनी 244 में मेंशन है, तो एक तो वो अप्लाई कर सकता है, यानी जो पूछा था यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन के अंदर कि एप्लीकेशन दे सकता है नहीं दे सकता, तो वो तब दे सकता है जब उसके पास वो होल्डिंग हो, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हो एज पर 244, या फिर वो वेव ऑफ करवा ले रिक्वायरमेंट को, तो वो दे सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में तो आपको 241 2 डिस्कस करना था और बोलना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है अगर कोई भी चीज पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, तो वो इसमें आ जाता। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अ कंप्लेंट टू एनसीएलटी अगर मेल प्रैक्टिसेस कम्स टू इट्स नॉलेज, है ना। इस तरीके से पूरा आंसर जो है वो कंस्ट्रक्ट करा जाना था। अगर आप यहाँ पर इस आंसर को देखते हो तो इसमें पूरी चीजें तो नहीं लिखी गई, इसमें सिर्फ ये लिखा गया कि एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। कोई भी मेंबर, क्रेडिटर भी लिख दिया गया इसमें, पर्सन अग्री भी लिख दिया गया, कंपनी भी लिख दिया गया, बट ये सब यहाँ पर नहीं आएगा। बाय द स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा गया, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लोगों की बात हुई है। इट इज अगेंस्ट द पब्लिक, द एप्लीकेशन विल बी मेड टू एनसीएलटी। तो फ्रेमिंग इश्यूज है, बट कहीं ना कहीं जो एसेंस है वो ये है कि करा जा सकता है, एप्लीकेशन करी जा सकती है, तो इसके बेसिस पे हाफ मार्क्स दे दिए गए। एंड हरीश बीइंग द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन मेक द कंप्लेंट। हरीश क्योंकि मेंबर है तो वो कर सकता है, बट वो पर्सपेक्टिव नहीं दिया गया, ठीक है, 244 वाला, कि तब कर सकता है अगर वो 244 में उसके पास उतनी शेयर होल्डिंग है या फिर वो वेव ऑफ ले ले, ठीक है, वो चीज नहीं लिखी गई। और लास्ट में लिखा गया कि गवर्नमेंट जो है वो भी कर सकती है एप्लीकेशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें एक और चीज लिखी गई थी जो मैंने कट करी है, इसमें लिखा गया था एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर, तो ये मैंने कट करा एनी ऑफिसर वाला पॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक एन एक्शन इफ सच मैल प्रैक्टिसेस कम टू इट्स नोटिस। विल मेक एन एक्शन लिखा गया, अगेन इसको लिखा जा सकता था प्रॉपर तरीके से कि एप्लीकेशन मूव करी जा सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनसीएलटी, बट वो कहीं ना कहीं फ्रेमिंग का इशू थ्रू आउट द कॉपी है जो आपको नोट करके चलना है कि आपके एंड पे ना हो, है ना। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, प्रोविजन आपको प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है। प्रोविजन आपका कंप्रहेंसिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी क्या हमको, नहीं, एग्जैक्ट लैंग्वेज मत लिखो आप, ठीक है ना, लेकिन जो आप लिख रहे हो उसका मतलब तो आना चाहिए ना, है ना, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, आप खुद से फ्रेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद 3 का जो डी वाला है, ठीक है ना, इसमें पेनल्टी पूछी गई थी अलग अलग। तो इसमें जो पेनल्टीज पूछी गई थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी। 3 का जो डी वाला, ये आप देखोगे यहाँ पर, ये पेनल्टीज जो है वो पूछी गई थी। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, यानी कि हर एक पेनल्टी जो है वो 1 मार्क्स की इसमें पूछी गई थी। तो इसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी पूछी थी। सकरा जो है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसको लेकर के पेनल्टी पूछी थी कि कॉन्ट्रावेंशन पे क्या पेनल्टी लगती है अगर कोई सेपरेट पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है तो। रिपीटेड डिफॉल्ट अगर कंपनीज एक्ट में होता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। और पेनल्टी पूछी गई थी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा, जो इन्होंने पेनल्टी लिखी इनसाइडर ट्रेडिंग की, वो कुछ सही है कुछ गलत है। इन्होंने लिखा 10,000 है ना, यहाँ पर 10,000 विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़, बट ये 10 लाख है, ठीक है। लेकिन बाकी का सही है तो हाफ मार्क्स दे दिया इसके अंदर, 1 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स दे दिया क्योंकि कुछ गलत है कुछ सही है, ठीक है। ये सेकंड वाली पेनल्टी जो इन्होंने लिखी सकरा वाली, है ना, ये पूरी की पूरी गलत है। और थर्ड वाली जो पेनल्टी इन्होंने लिखी है ये सही है, ठीक है। और फोर्थ वाली जो पेनल्टी इन्होंने लिखी है वो भी क्या है, सही है। तो ये दोनों सही है, इसलिए 2 मार्क्स यहाँ पर हो गए, ठीक है, 1-1 ईच। और आधा वहाँ पे हो गया, सो 2.5 मार्क्स इनको मिल गए इसके अंदर 4 में से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 447 जो है वो अटेम्प्ट करा, ठीक है। 447 को लेकर के इन्होंने जो थर्ड का सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड का सी अगर मैं आता हूँ इसमें, थर्ड के सी में यहाँ पर लिखा है कि रिचा जो है वो सीनियर लेवल ऑफिसर है, ठीक है, इन अ कंपनी। रिचा इज अ सीनियर लेवल ऑफिसर इन अ कंपनी। बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी शी डिड नॉट ड्यू एनी ड्यू डिलिजेंस, उसने कोई भी ड्यू डिलिजेंस नहीं करा कंपनी को ज्वाइन करने के पहले। द कंपनी वाज अंडर द इन्वेस्टिगेशन बाय द एसएफआईओ, कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में थी, ठीक है, बाय द एसएफआईओ। वन डे एसएफआईओ के ऑफिशियल अरेस्टेड सम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी फॉर द ऑफेंसेस कवर्ड अंडर 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिचा वाज वन ऑफ देम। रिचा को भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया बेसिकली। शी अप्लाइड फॉर बेल थ्रू हर एडवोकेट। द एडवोकेट मेड द बेल एप्लीकेशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्जामिन वेदर रिचा विल गेट बेल, रेफर टू रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द। तो इसमें 212 सबसेक्शन 6 का डिस्कशन करना था। अगर आप इसके गाइडलाइन आंसर पे आते हो यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही छोटा सा ले 212 6 जो है, ठीक है, उसका डिस्कशन इसके अंदर करा जाना था। और यही चीज इसमें लिखनी थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए सबसे पहले तो अपोज करने की एप्लीकेशन ऑफ रिलीज। और जहां पर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन अपोज करी है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग कि जो भी गिल्टी है ऑफेंस का, ठीक है ना, मतलब पहली चीज तो कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस का, और दूसरी चीज ये कि वो कमिट नहीं करेगा ऐसा कोई भी ऑफेंस जब वो बेल पे है। ये चीज इसमें लिखनी थी। और फिर लिखना था इसके एक्सेप्शन कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन, ठीक है, जो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और इज अ वुमन और इज सिक और इनफर्म, उनको रिलीज करा जा सकता है बेल पे अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करे। तो वुमन वाले केस में रिचा जो है वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। बस इसी के बेसिस पे यहाँ पे लिख दिया गया कि बेल में बी ग्रांटेड टू रिचा आफ्टर कंप्लाइंग द अबव प्रोविजन ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, ठीक है। सो 212 6 यहाँ डिस्कस करना था। अगर आप आते हो यहाँ इस आंसर पे, तो इसमें 447 जो है वो बताया गया, ठीक है, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रॉड का मतलब बताया गया जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद लिखा गया देयर आर वेरियस ऑफेंसेस जहां पर बेल इज नॉट ग्रांटेड, दैट इज इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। वन ऑफ द सेक्शन इज 447 जहां पे बेल नहीं दी जाती, ठीक है। रेलेवेंट पॉइंट है कि 447 में कुछ भी होता है तो उसमें आपको बेल नहीं मिलती है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट इज द करेक्ट अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग द बेल। द बेल कैन बी ग्रांटेड व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट अपोज द एप्लीकेशन ऑफ बेल, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट गलत है। वहां पे क्या लिखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका मिलना चाहिए अपोज करने का, और अगर उसने अपोज करी है तो कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई भी गलत काम नहीं करा है और वो गलत काम नहीं करेगा जब वो बेल पे है, ठीक है। एंड दूसरा लिखा वेयर द कोर्ट बिलीव्स दैट द पर्सन ऑन बेल विल नॉट कमिट एन ऑफेंस देन द बेल ऑन सच कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड, ये लिखना था बट ये पूरा नहीं लिखा गया, है ना, ये बीच में ही छोड़ दिया गया। तो इसके बेसिस पे इनको 2 मार्क्स जो है यहाँ पर दिए गए, ठीक है। कुछ हद तक मैच हो रहा है इसीलिए 2 मार्क्स जो है वो दे दिए गए। अगेन आई विल नॉट कमेंट ऑन ऑन द मार्क्स। देन उसके बाद इसमें आगे भी जो चीज़ें लिखी गई है ये सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना, ये सब यूँ ही लिखा गया है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में आप आओ अगर यहाँ पर, तो नीचे लिखा गया है वुमन वाली बात भी यहाँ पे लिखी है, बट यहाँ लिखा है वुमन अलाउड ऑन बेल वेयर द अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ इज इन्वॉल्व अंडर फीमा एक्ट, ठीक है। तो ये भी कुछ फीमा की बात कैसे आ गई यहाँ पे, है ना, तो ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को। तो ये भी गलत ही है एक तरीके से, बट वुमन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने मेंशन करा है। चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर भी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। देन नीचे कंक्लूजन जो इन्होंने लिखा, सो कंप्लाइंग ऑन द अबव ग्राउंड्स दैट इज सबमिटिंग बॉन्ड एफिडेविट सिक्योरिटी डिपॉजिट वेयर स्पेशल कोर्ट डीम्स फिट मे ग्रांट बेल। तो ये कंक्लूजन कुछ हद तक सही है, तो 1 मार्क्स जो है इस कंक्लूजन का दे दिया। तो आप देख रहे हो कि कंक्लूजन का 1 मार्क्स तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे इस कॉपी में से, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बोलूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर जो है, ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पर देखो कि स्पेसिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। जो मैंने पहले आपको बताया वो ब्रेक करना सेंटेंसेस को, वो तो है ही, प्लस स्पेसिंग होनी चाहिए। आप देखोगे यहाँ पर कैसा वो लिखा हुआ दिख रहा है कि सब पूरा साथ में लिख दिया है, ठीक है। तो रीडेबिलिटी जो है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती है, पॉइंट्स मिस होना चालू हो जाता है जब पढ़ता है एग्जामिनर, तो ये चीज होती है, ठीक है। कि पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं तो बीच बीच की चीजें
मिस हो जाती है, ऊपर-ऊपर से बस देख लिया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रॉपर डिवाइड करो जिससे हर एक चीज़ आपकी पढ़ी जाए, बिकॉज़ कोई भी चीज़ अगर आपने सही लिखी है या मैच होती है कुछ हद तक भी तो आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? और अंडरलाइन जब आप करते हो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है, आपको सारे पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं करना है। आप यहाँ पर देखोगे सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए गए, ठीक है? इसमें व्हाइल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडरलाइन कर दिया गया, कैन नॉट कर दिया गया, मेयरली सीइंग कर दिया गया, अनअवेयर कर दिया गया, सेलिब्रेटेड केस कर दिया गया। ये सभी अंडरलाइन है ना? सारी-सारी चीज़ें अंडरलाइन है, तो ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो और एक और बात का ध्यान रखो, सिर्फ वही चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है, जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, ठीक है? आपको वो चीज़ कभी अंडरलाइन नहीं करनी जो आपको पता है कि गलत है, बिकॉज़ आप वो चीज़ थोड़ी ना हाइलाइट करके दिखाओगे, अगर आप वो चीज़ हाइलाइट करके दिखाओगे तो मार्क्स आपके क्या हो जाएँगे, आसानी से कट हो जाएँगे। कि कई बार बेनिफिट दोनों तरफ मिलता है, कि यार अ, एग्ज़ामिनर कई बार मिस कर जाता है, जो गलत चीज़ आपने लिखी है वो भी देखना, ठीक है ना? तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है? ये चीज़ होती है कि एग्ज़ामिनर ने देखा ही नहीं या ओवरलुक कर गया वो, जो आपकी मिस्टेक है उसको। तो मिस्टेक को ही अगर आपने हाइलाइट कर दिया तो कहीं न कहीं उसका ध्यान जाएगा और फिर आपके मार्क्स कट जाएँगे। तो अंडरलाइन सिर्फ़ उन्हीं को करो जो इम्पोर्टेंट है प्लस एक्यूरेटली आपको पता है कि सही है, ठीक है? एक्यूरेट है, ठीक है? और हाँ, तो इसके अंदर यही इतनी ही चीज़ें, ठीक है, जो मेरे को डिस्कस करनी थी आपके साथ इस कॉपी में से। 2 चीज़ें जो लास्ट में मैं बोलूँगा वो ये, ठीक है? पहली चीज़ कि अगर आपके पास भी आपकी सर्टिफ़ाइड कॉपी है जून 23 की, ठीक है? और आपने अगर उसका अभी तक एनालिसिस नहीं करा इस तरीके से, गाइडलाइन आंसर के साथ में गो थ्रू करके, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो चीज़ करो, ठीक है? बिकॉज़ सिर्फ़ आपने लिखा है उसके बेसिस पे ये अज़्यूम कर लेना कि आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो कहीं न कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है? और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यार आपकी तरफ से गलती कहाँ हो रही है ना? तो प्लीज़ डू नॉट अज़्यूम कि जो भी मैंने लिखा था उस आंसर शीट के अंदर वो सही लिखा था या मैंने क्योंकि मैंने 1 पेज लिखा या मैंने 1.5 पेज लिखा उस आंसर में तो मेरे को मार्क्स मिलने ही चाहिए थे, ठीक है? मार्क्स आपको मिलते हैं एक्यूरेसी के, ठीक है? कि आपका आंसर कितना सही है। उसके मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं, आपका आंसर कितना प्रॉपर है, रीज़निंग कितनी प्रॉपर है, उन सब चीज़ों के आपको मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ़ लिखने के मार्क्स, सिर्फ़ लेंथ के मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाँ पे इवैल्यूएशन में गलतियाँ हो गई, वो सारी चीज़ हम साइड में रख रहे हैं, हम वो डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, हमको टच भी नहीं करना है इस वीडियो के अंदर। हम तो बेसिक बातें कर रहे हैं कि यार हमारी तरफ से हमको क्या चीज़ सही करनी है। तो हमारी तरफ से हमको ये चीज़ सही करनी है कि हमको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है? अगर आपने अभी तक ऐसा एनालिसिस नहीं करा है, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू डू दिस एनालिसिस, ठीक है? इस तरीके से आप एनालिसिस करो अपनी कॉपी का, आपको बहुत ज़्यादा इनसाइट्स जो है वो मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये कि अभी आपके पास में थोड़ा टाइम है, आप रोज़ रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो आंसर्स को एंड जब आप लिख रहे हो, ठीक है, लिखने के बाद में आप उनको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, रीड दोज़ आंसर्स अलाउड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वो चीज़ आ रही है पेपर पे या नहीं आ रही, जो आपने अंडरस्टैंड करी है, जो आपको पता है, ठीक है, उसमें कहाँ-कहाँ गैप्स है और उसपे वर्क करने की कोशिश करो। सो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। गोइंग फॉरवर्ड आई विल आल्सो कम विद द एनालिसिस ऑफ अदर सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे जो सब्जेक्ट है उनकी कॉपीज़ के भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। I hope this video helped you in getting proper understanding of what not to do when it comes to answer writing. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.